Hello students, in this video we will cover questions and these questions are relevant from the exam point of view। और रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल के अंदर कुछ केस स्टडीज़ होती हैं और एग्ज़ाम में भी वो केस स्टडीज़ बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं और इस केस स्टडीज़ के अंदर कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट दी जाती है और उस इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मे बी 5 to 6 क्वेश्चंस पर केस स्टडी। और उसमें क्या करना होगा, आपको डेटा को इंटरप्रेट करके उस क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट केस स्टडी नंबर 1, अब यहाँ पे आप देखोगे दो कंपनीज की कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और 2 सालों की इनकम स्टेटमेंट है 2008 और 2009 की। अब ये जो डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी और कंपनी बी की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, देन बैलेंस शीट की समरी दी हुई है और एंड में डेट एंड इक्विटी दिया हुआ है। अब उसके बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी ए हैड 320 लाख रुपीज वर्थ ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, WIP होता है वर्क इन प्रोग्रेस, इन इट्स इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2008। तो 2008 के एंड में उसके पास इन्वेंट्री कितनी थी, 320 लाख की थी। Which of the following is closest to its inventory of finished goods and work in progress at the end of 2009? तो निकाल लेते हैं एक बारी यहाँ से, इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। अब यहाँ पे आप थर्ड कॉलम में देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस दिया हुआ है, तो 2008 के एंड में हमारे पास कितना इन्वेंट्री था, 320, और 2009 में चेंज कितना है, -35 का। तो यहाँ से आप -35 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 285। तो देखते हैं 285 के ऑप्शन में है बी 285 है, तो 285 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है तो आपको एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ आ जाएगा। देन यू हैव इंफॉर्मेशन दैट कंपनीज इन द इंडस्ट्री इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ देयर आउटपुट। ठीक है, हाउएवर डिफरेंट कंपनीज इंक्रीज देयर प्राइसेस एट डिफरेंट रेट्स, विच ऑफ द टू कंपनी इज लाइकली टू हैव इंक्रीज देयर प्राइस एट अ हायर रेट एंड व्हाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे दोनों कंपनी का सेल जो है वो इंक्रीज हुआ है सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो आप कंपनी ए की बात करोगे तो 8642 से लेके 9100 हुआ, और यहीं पे आप कंपनी बी में देखोगे तो यहाँ भी आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है सेलिंग प्राइस की, लेकिन वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कौन सी कंपनी ने पर यूनिट सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ाया है, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो आप देखोगे पर यूनिट सेलिंग प्राइस तब पता चलेगा जब हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी चेक करेंगे। एक तो हमने रेवेन्यू चेक कर लिया, अब रेवेन्यू तो दो चीज़ों की वजह से बढ़ सकता है, या तो पर यूनिट प्राइस कंपनी ने बढ़ाया हो या फिर हो सकता है क्वांटिटी उसने ज़्यादा सेल करी हो, दोनों ही केस पॉसिबल है। तो हमें क्या निकालना है कि पर यूनिट प्राइस कौन सी कंपनी ने ज़्यादा बढ़ाया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कंपनी ए ने कंज्यूम करा वो डिक्रीज हुआ है, पहले 3024 था, अब 3003 आया। लेकिन आप कंपनी बी की बात करोगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 370 लाख रुपीज़ का इंक्रीज भी आया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है और फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस भी बढ़ाया गया। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि इनपुट कॉस्ट इज टू सेल्स किस में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय सेल निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादा चेंजेस किसने करे। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू सेल्स रेशियो फॉर बोथ द ईयर्स, तो कंपनी ए कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू सेल्स रेशियो कितना आएगा, 3024 डिवाइड बाई 8642 35%। तो 2008 में उसका कॉस्ट टू सेल्स रेशियो था 35%, लेकिन 2009 के अंदर उसका कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना हो गया, 33%, यानी कॉस्ट उसकी कम हो गई। और कॉस्ट उसकी कम हुई है लेकिन वहीं पे उसकी सेल्स प्राइस बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है, पर यूनिट प्राइस कंपनी ए में ज़्यादा बढ़ा है। आप कंपनी बी का देखोगे तो कॉस्ट टू सेल्स प्राइस पहले भी 34 था, अब भी 34 है। तो इसका मतलब क्या है, इसने अपनी नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी बढ़ाई है, लेकिन कंपनी ने पर यूनिट प्राइस ज़्यादा बढ़ाया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, कंपनी बी इज लाइकली टू हैव इंक्रीज द प्राइस मोर एज इट सेल्स ग्रू फास्टर देन दैट। तो एक बात बताइए, हमें यहाँ पे सेल्स का नहीं पूछा था, हमसे पूछा गया था हायर रेट, किसने हायर रेट से बढ़ाया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कंपनी ए इज लाइकली टू हैव इंक्रीज द प्राइस मोर एज इट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू सेल्स रेशियो डिक्रीज ओवर द ईयर व्हाइल इट रिमेन कांस्टेंट फॉर कंपनी बी। ये ठीक लग रहा है, एक बार इसको कर लेते हैं। कंपनी बी इज लाइकली टू हैव इंक्रीज द प्राइस मोर एज इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज बाय 23% कंपेयर टू ओनली 15% ग्रोथ ऑफ द कंपनी ए। अब देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन
ज़्यादा यूनिट बेचने से भी निकल सकता है, ज़्यादा यूनिट बेचोगे तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो एक बारी इसको भी इग्नोर मारते हैं। कंपनी ए इज लाइकली टू हैव इंक्रीज द प्राइस मोर एज इट अर्न अ हायर नेट प्रॉफिट। नहीं, अगेन गलत है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड हो जाएगा। तो जब तक हम इनपुट कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें सही आइडिया नहीं मिलेगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो अगेन देखिए दोनों ही क्वेश्चन के अंदर हमने क्या लगाया कि केवल रेशोज लगाई, और ये रेशोज हमने चैप्टर 8 में ऑलरेडी डिस्कस करी थी। तो सारी फाइनेंशियल रेशोज बेस्ड ये क्वेश्चन है। Question number 3, which of the following is closest to the difference between the EBITDA margin ratios of company A and company B for 2009? ठीक है, अब EBITDA margin क्या होता है? Earning before interest, tax, depreciation and amortization upon by net sales. ये EBITDA margin होता है। तो कंपनी A का 2009 का हम EBITDA निकाल लेंगे, EBITDA margin, और कंपनी B का 2009 का EBITDA margin निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब पहले अबीटा क्या होता है मैंने बताया, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जब आप कंपनी की फिगर्स ऐड करोगे तो आपके पास अबीटा ये आ जाएगा। और कंपनी ए की टोटल सेल्स कितनी थी? 9100। तो अबीटा मार्जिन कितना आ गया? 49.61। ऐसी कंपनी बी की बात करोगे तो उसका नेट इनकम था इतना, फिर उसमें इंटरेस्ट जोड़ा, टैक्सेस जोड़े और डेप्रिसिएशन जोड़ा, तो उसका अबीटा कितना आ गया? इतना। और उसका उसकी सेल्स फिगर कितनी थी 2009 की? 7500। तो उसकी अबीटा मार्जिन आ जाएगा ये। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पे फिगर आ गई 5.18%। सिंपल बेसिक मैथ कैलकुलेशन थी और आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, तो बेसिक मैथ कैलकुलेशन से हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द टू कंपनीज हैज अ हायर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? डेट। ठीक है, डेट की बात कर रहा है। सो बेस्ट वे टू कंप्यूट द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ अ कंपनी इज डेट टू एसेट। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे करोगे? डेट टू एसेट रेशो से। तो कंपनी ए की डेट टू एसेट रेशो है 35, कंपनी बी की डेट टू एसेट रेशो है 40%। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे चॉइस दी है, ऑप्शन दिया हुआ है ए, कंपनी ए हैज हायर फाइनेंशियल लीवरेज एज इट हैज अ हाई लेवल ऑफ डेट। गलत है। कंपनी ए हैज हायर फाइनेंशियल, ये भी गलत हो गया। कंपनी बी हैज हायर फाइनेंशियल लीवरेज एज इट हैज अ हायर डेट टू इक्विटी, डेट टू एसेट रेशो। तो सी आंसर ठीक लग रहा है। तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लगाना है जो कि क्या है? डेट अपॉन एसेट्स। Then next is which of the following is closest to the operating profit of company B for the year ending 2009? Operating profit क्या होता है? Earning before interest and taxes. Simple. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट के अंदर जब आप इंटरेस्ट जोड़ दोगे और जब आप टैक्सेस जोड़ दोगे तो अर्निंग आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फिगर्स ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 3124.8, जो कि ऑप्शन बी हो गया फिर आपका आंसर। सिंपली जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करा है, इनकम स्टेटमेंट से वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट है कंपनी ए हैज अ हायर रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई कंपनी ए का ज्यादा है कंपनी बी से। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? जो भी कंपनी अपने शेयर होल्डर बेस के ऊपर जो भी सेल्स करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैव फेवरेबली कंट्रीब्यूटेड टू द हायर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक्टिविटी रेशियो। अब आपको याद होगा हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को एक एनालिसिस किया था, डू पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, डू पॉइंट एनालिसिस में हम क्या करते थे? रिटर्न ऑन इक्विटी को थोड़ा सा डीप में समझते थे। रिटर्न ऑन इक्विटी के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? एक तो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो से निकलता है। प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय द एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज अभी हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो हमने दोनों कंपनियों की ये रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया। मान के चलिए सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन कंपनी है, फिर एसेट टर्नओवर, फिर इक्विटी मल्टीप्लायर और रिटर्न ऑन इक्विटी। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है। ये हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। सो कंपनी ए की जब हम फिगर्स निकालते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी निकलेगी 90.68, वाइल कंपनी बी की हम जब ये रेशियोज निकालते हैं तो उसकी रेशियो निकलती है, उसकी परसेंट निकलती है 83.4। तो कंपनी ए का रिटर्न ऑन इक्विटी 90% है और वहीं पे कंपनी बी की बात करूँ तो 83% है। तो दोनों में से किसकी ज़्यादा हो गई? ए की ज़्यादा हो गई। ए की ज़्यादा हो गई और ए की ज़्यादा किस वजह से हुई है? देखो यहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है, उसका प्रॉफिट मार्जिन 30% है,
वाइल कंपनी बी का 27% है। ऐसे अगर मैं एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो एसेट टर्नओवर के अंदर उसका जो एसेट टर्नओवर रेशियो 3.7 है कंपनी ए का, वाइल कंपनी बी का 3.4% है। तो कंपनी ए क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम इक्विटी मल्टीप्लायर या फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी रेशियो है 80%, इसकी रेशियो है 89%, यहाँ पे लैग कर रही है, यहाँ पे कंपनी बी इज विनिंग। तो अब रेशियोज देख, अपने ऑप्शन देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैव फेवरेबली कंट्रीब्यूटेड टू द हायर आरओई। अच्छा, इन्होंने बोला है कि ए की रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, लेकिन किस वजह से ज़्यादा है हमें ये बताना है। तो ए का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और एक्टिविटी रेशियो ज़्यादा है, ये बात तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन, हायर एक्टिविटी रेशियो एंड लोअर फाइनेंशियल लीवरेज, ये भी बात ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन, हायर एक्टिविटी, ये तो गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। तो बी भी ठीक लग रहा है क्योंकि लोअर फाइनेंशियल लीवरेज है कंपनी का, ठीक है। बी और ए, बी आई विल गो विद बी, आई विल गो विद बी। लेकिन यहां पे आंसर दिया हुआ है बुक के अंदर ए, तो ए भी ठीक है ऑल दो, लेकिन ए इज पार्शियली करेक्ट क्योंकि लोअर फाइनेंशियल लीवरेज हम साफ देख पा रहे हैं, कंपनी ए की जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो कम है, 79% है, जबकि कंपनी बी की 89% है, ठीक है। तो अगर पेपर के अंदर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो एज पर द बुक गो विद ऑप्शन ए, अदरवाइज हम ऑप्शन बी को भी सही कर सकते हैं। देन दिस इज सेकंड केस स्टडी। अब दूसरी केस स्टडी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू चैप्टर 8 ओनली, और इसमें भी फाइनेंशियल रेशियोज की ही हम बात करने वाले हैं। अब इसमें हमें एक पर्टिकुलर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और उसकी इनकम स्टेटमेंट कंपैरेबल फिगर्स में है, 2006 से लेकर 2007 की ये फिगर्स है। अगेन वही है, इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट समरी और उसके बाद डेट एंड इक्विटीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द कंपनी इन 2007। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कंपनी फिक्स्ड एसेट को प्रोक्योर करने में लगाती है, जिससे वो फिक्स्ड एसेट खरीदती है। और अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट है एक्सपेंस में जो आई है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन क्या होता है? जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करते हैं तो उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है, उसका टेक्निकल टर्म है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये मैंने चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जब कंपनी बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है हज़ारों करोड़ रुपीज़ का, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा एक साथ मत सब्ट्रैक्ट करो, उससे क्या होगा, कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू को राइट ऑफ करो एक सर्टेन परसेंटेज में, 10%, 5% से 20%, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो 2007 के अंदर इन्होंने अमोर्टाइजेशन का क्लेम कितना लिया, 241.2। तो एक तो फिगर यही हो गई, तो इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसने करा ही है। साथ ही साथ अगर आप एसेट्स देखते हो तो एसेट्स पहले उसके थे 2407, बाद में हुए 2412, तो 5 करोड़ रुपए के उसने एसेट भी खरीद, 5 लाख रुपए के उसने एसेट भी करे। तो यहाँ पे आप जब ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 246.2। अब देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी में है 246.2, ठीक है, आंसर ये आ गया। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ 2008। एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकालना है 2008 का। इफ रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द सेम रेट एट विच इट ग्रू इन 2007। बहुत ईजी है ये भी। वो ये कह रहे हैं कि जिस रेशो से, जिस परसेंटेज से 2006 से 2007 में रेवेन्यू ग्रो करा, उसी सेम रेशो से 2008 में भी ग्रो करेगा। तो 2008 की हमें फिगर बतानी है। तो पहले हम इसको इससे डिवाइड करके रेशो निकाल लेते हैं। वो ये कम से कम आएगी 5-1% के आसपास रेशो आ जाएगी आपकी। हाँ, ये आ गई 5.29% आ रही है रेशो। हमने क्या करा, सेल्स ऑफ 2007 को डिवाइड कर दिया सेल्स ऑफ 2006 से, माइनस करा 1 से, तो आंसर आ गया आपका 5.29। अब 9100 के अंदर जब आप 5% जोड़ोगे तो कम आंसर आएगा आपका 9581। तो इसके आसपास की फिगर कौन सी है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 958। सिंपल अगेन, द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द रेवेन्यू ऑफ 2008 इज लाइकली टू बी ₹9500 lakhs, ठीक है। 2008 का जो रेवेन्यू होने वाला है वो 9500 लाख होने वाला है। इट फर्दर एस्टिमेट्स अ 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज इन अबीटा मार्जिन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। वो ये कह रहा है कि 2008 के अंदर रेवेन्यू तो उसका रहेगा 9500, लेकिन जो एबिटा मार्जिन है वो उसका डिक्रीज होगा 25 बेसिस पॉइंट से, यानी 25 पैसे से। इसका मतलब हो गया 0.25% से। विच ऑफ द क्लोजेस्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एस्टिमेटेड अबीटा ऑफ 2008। तो ये कह रहा है कि अबीटा की वैल्यू बताओ, अबीटा की वैल्यू बता लो। तो पहले हम एक काम करते हैं, 2007 का अबीटा मार्जिन निकाल लेते हैं। अगर हम 2007 का अबीटा मार्जिन निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 0.25%, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2008 का अबीटा मार्जिन मिल जाएगा। और 2008 का अबीटा मार्जिन मिल जाएगा। तो अबीटा मार्जिन की वो क्या होती है, अबीटा मार्जिन का फॉर्मूला होता है अबीटा अपॉन बाय सेल्स इंटू 100, ये अबीटा मार्जिन की वो होती है। तो फिर हमारी सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो एक बार देख लेते हैं। अब आप देखो, फर्स्ट लेट कैलकुलेट द अबीटा मार्जिन ऑफ 2007, मैंने आपको यही बोला था। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, आ गया 4514, ये आपका अबीटा आ गया। फिर उसके बाद जब आपको अबीटा मार्जिन निकालना पड़ेगा, अबीटा मार्जिन कितना आ गया आपको 49.61, ये 2007 का अबीटा मार्जिन हो गया। ठीक है, अब ये 2007 का अबीटा मार्जिन में से जब हम 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेंगे तो 2008 का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 25 पैसा कम करा तो कितना आ गया अबीटा यहाँ पे 49.36, यहाँ पे देखिए। अब जब हमें इस बार की सेल पता है, 2008 की हमें सेल्स पता है, तो सेल्स डिवाइड बाय अबीटा करोगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 4689। ठीक है, अब देख लेते हैं 4689 है क्या, ये रहा पॉइंट नंबर डी। ठीक, सिंपल, मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुट करा है और कुछ नहीं, और यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है कैलकुलेशन में वेस्ट ना हो वीडियोस के टाइम पे। Then next question is, the company also estimates that its net working capital ratio, net working as of percentage of revenue in 2008 is likely to remain the same compared to the previous year। तो ये कह रहा है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो जो 2007 में थी वो ही 2008 में हम रखने वाले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ 2008 इज 9500। वो ये कह रहा है देखो रेशियो तो सेम है लेकिन रेवेन्यू चेंज हुआ है। ठीक है, तो रेवेन्यू चेंज हुआ है तो वर्किंग कैपिटल भी तो चेंज होगी। 2008 की वर्किंग कैपिटल, 2008 का रेवेन्यू चेंज हुआ है तो 2008 की वर्किंग कैपिटल भी तो चेंज होगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल परसेंटेज वो सेम रहेगी। ठीक है, तो पहले हम 2007 का निकाल लेते हैं, फिर 2008 का निकाल लेंगे। तो 2007 का वर्किंग कैपिटल रेशियो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए ये रहा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो 2160 डिवाइड बाय 8642 हमारी वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाएगी। सिंपल है, तो वहां पे चलते हैं एक बारी। ये रहा, सॉरी 2007 का हमें निकालना था, मैंने 2006 का बता दिया। तो यहाँ पे क्या करा, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय रेवेन्यू करा तो कितना आ गया 25% आ गया। ठीक है, अब 25% ही यहाँ पे होगा तो 9500 को 25% निकाल लो, 2375 आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो पहले थी 2275, अब हो गई 2375, तो आंसर कितना आ गया 100 आ गया। यहाँ पे आंसर हो गया आपका 100 लाख आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, पहले मैंने 2007 की वर्किंग कैपिटल निकाल ली, वर्किंग कैपिटल रेशो। फिर जब मुझे पता है कि 2008 और 2007 की वर्किंग कैपिटल रेशो सेम है और हमारे पास सेल्स की फिगर थी, तो मैंने 2000 की सेल्स की फिगर से जब वर्किंग कैपिटल रेशो को मल्टीप्लाई करा तो उससे हमारे पास क्या आ गई, वर्किंग कैपिटल की फिगर आ गई। ठीक है, फिर 2007 और 2008 की वर्किंग कैपिटल में जो भी डिफरेंस था वो हमारा आंसर आ गया। सिंपल, तो 100 आंसर आया हमारा। नेक्स्ट इज द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रीपे 200 lakhs ऑफ डेट इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2008। वो कह रहा है कि जो भी कंपनी में डेट था उसमें से 200 लाख रुपए का डेट वो 2008 में पूरा कर देगा। अज्यूमिंग द कंपनीज एवरेज इंटरेस्ट रेट रिमेन्स अनचेंज। अब वो पे भी कर देगा तो भी इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं होगा। Which of the following is the closest to be expected finance cost of 2008? तो 2007 की जितनी फाइनेंस कॉस्ट है उससे तो ये डेफिनेटली कम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि 200 लाख रुपए की तो रीपेमेंट हो गई उसकी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, पहले हम इसका अभी का बर्डन देख लेते हैं। इस पर डेट बर्डन अभी कितना है, तो आप डेट देखोगे, अभी डेट है 1640 और टोटल इसके पास कितना कैपिटल है 4687। तो हमें करना क्या है, 1640 को डिवाइड करो 4687 से, तो जो भी फिगर आएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेट रेशो आ जाएगी। ये आ गई डेट ओवर इक्विटी कैपिटल, सॉरी डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 3.8% आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई 3.8% की।
अब 3.8% में से 180 हमारी इस बार की थी, तो इस बार अब कितनी होगी अब ये देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने कर रखी है ऑलरेडी, देखिए। तो फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, टोटल 3.84 आ गई। अब लेकिन इसमें से 200 लाख उन्होंने पहली, आज 200 लाख इस बार कर दी, तो जब आप टोटल 200 लाख माइनस करोगे तो आपकी फिगर कितनी आ जाएगी, अब टोटल कैपिटल हो गई आपकी 4487। अब 4487 का आप 3.8% निकाल लीजिए, आंसर आ गया 172। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पहले मैंने फाइनेंस कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। अब जब मैंने फाइनेंस कॉस्ट निकाली, फाइनेंस कॉस्ट के बाद मैंने जब 200 लाख को मैंने माइनस कर दिया 2007 की फिगर में से, 200 लाख को माइनस करा, और जो भी हमारे पास फिगर आई उससे फिर उसको फाइनेंस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके हमारा इस बार का इंटरेस्ट बर्डन आ गया। तो हमारा इस बार का फाइनेंस कॉस्ट रहेगा 172 लाख। ठीक है, अगेन मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुट ऑन किया। देन नेक्स्ट इज द प्रॉफिट ऑफ 2008 इज एस्टिमेटेड टू बी 3200 लाख। ठीक है, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 900 lakhs एंड अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ 1000 lakh। तो मान के चलिए अगर कंपनी ने 3200 कमाए थे तो उसमें 1900 तो डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया। अब बचे कितने, कंपनी के पास रिटेन कितना हो गया 1300। नो अदर डिविडेंड, शेयर बायबैक और इशू ऑफ शेयर्स आर एक्सपेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द एस्टिमेटेड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एट द एंड ऑफ 2000। तो 1300 तो पहले ऐड हो जाएगा। अभी की कितनी है बस ये देख लेते हैं, उसमें 1300 जोड़ देंगे। ये आ गया 3046, तो 3046 में से आप 1300 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4346। देख लेते हैं आंसर है, ये लीजिए आ गया 4346 नहीं है, कितना है 4347, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, सिंपल था वो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 8। चैप्टर 10 से रिलेटेड भी एग्जाम्स के अंदर केस स्टडीज आती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा, और वो इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।